हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज़, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम पिछली क्लास में हमने करदाता को सिर्फ ये जानकर छोड़ दिया था कि करदाता वो व्यक्ति है जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है। आज इस करदाता को हम और विस्तृत रूप में जानेंगे। तो करदाता कौन होता है? असेसी करदाता। करदाता वह व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। अन्य कोई राशि से अभिप्राय किसी आर्थिक दंड अथवा कर की बकाया राशि पर देय ब्याज आदि राशियों से है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि अधिनियम के अंतर्गत चाहे उसे आयकर देना हो, चाहे उसे आयकर से संबंधित किसी प्रकार का कोई आर्थिक दंड का भुगतान यदि करना हो, उसका पिछला यदि कोई कर बकाया रह गया हो, उसे उसका भुगतान करना हो, तो सभी परिस्थितियों में हम उसे करदाता की परिभाषा में शामिल करेंगे। यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की आय के संबंध में ही करदाता हो। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है जबकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आय पर भी कर चुकाना पड़ता है और वह दूसरे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता माना जाता है। एक व्यक्ति अपनी ही आय पर कर देता है तो वो करदाता कहलाए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हम आगे देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आय पर कर चुका करके भी करदाता कहलाता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? पहली परिस्थिति इसमें आती है मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो जो भी उसकी तरफ से कानूनी व्यक्ति है वो इसमें असेसी की परिभाषा में शामिल किया जाता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसी अनिवासी के संबंध में उसका एजेंट। यदि कोई अनिवासी करदाता है, व्यक्ति है, उसके संबंध में मान लो वो चला गया है, वो नहीं है, तो उसके द्वारा जो एजेंट है उसको उसका असेसी माना जाता है। ऐसी आय के लिए जो किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट के अंतर्गत अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए प्राप्त होती है, ट्रस्टी करदाता माना जाता है। मतलब एक ऐसी ट्रस्टी को ऐसी आय जो उसको किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए प्राप्त हुई है, तो ट्रस्टी करदाता जो है वो उसका असेसी माना जाता है। इसी तरीके से एक अवयस्क, पागल या मंद बुद्धि के लिए उसका अभिभावक, उसका गार्जियन या उसका मैनेजर उसका असेसी माना जाता है। तो हम बार बार जैसे करदाता शब्द हम यूज़ करते ही हैं और करते रहेंगे। पूरा आयकर जब हम पढ़ेंगे, इसके सारे स्रोत पढ़ेंगे, बार बार करदाता शब्द हम यूज़ करेंगे। तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है उसे करदाता कहते हैं। अभी हमने जाना कि करदाता किसी दूसरे व्यक्ति की आय पर भी कई बार कर चुकाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है और तब भी वो असेसी यानी कि करदाता कहलाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द जिसे हम कहेंगे आयकर, 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 हम पढ़ रहे हैं। आय क्या होती है? अब हम जानेंगे आय के बारे में। आयकर चूंकि आय पर लगाया जाता है, अतः आय शब्द की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है। केवल धारा 2 की उपधारा 24 में विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय का उल्लेख किया गया है। मतलब आय की परिभाषा नहीं है, आय के साधनों को बताया गया है, जैसे लाभ, लाभांश, लॉटरी, वर्क पहली, गुड़ दौड़ से आय, ब्याज, प्राप्त दान, चंदा, कमीशन, किराया, फीस, पूंजी लाभ आदि। वास्तव में आय की कोई पूर्ण परिभाषा देना कठिन भी है। आय की परिभाषा देने में कर जांच आयोग, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने भी अपने को असमर्थ पाया है। आय के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के आधार पर कुछ सिद्धांत निश्चित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। देखिए क्या होता है कि आय, जैसे हम कहें कि आय क्या है, आय हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी अर्जित की गई राशि है
जो कि करदाता प्राप्त करता है। तो ये अर्जित राशि क्या हुई? तो इसके विभिन्न साधन हैं जिन्हें आय की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि आय के कुछ सिद्धांत जो कि न्यायालयों के निर्णयों के बाद जो निर्धारित किए गए हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है आय मुद्रा में हो या मुद्रा तुल्य हो। दूसरा, आय का साधन निश्चित हो। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे खाना बना रही हूँ तो मैंने अपने घर वालों से 2000 रुपये लिए, वो मेरी आय नहीं होगी। आय बाहर के साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। कानूनी एवं गैर कानूनी आय में कोई फर्क नहीं किया गया है आयकर अधिनियम में। इसमें से कानूनी और गैर कानूनी को हटा करके सिर्फ आय पर ही कंसीडर किया है। आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं है। विवादास्पद आय पर भी कर लगाया जाता है। वैसे छुटकारे को आय नहीं मानते। मतलब अगर हमने मान लीजिए हमारा किसी महीने 10,000 रुपये खर्चा हुआ, उसमें से हमने 2,000 रुपये का खर्चा अगले महीने में रोक लिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 2,000 की आय हुई। हम क्या कहेंगे कि हमारे खर्चे 8,000 के हुए। व्यक्तिगत उपहार आय नहीं होते हैं। संभावित आय को आय नहीं माना जाता है। खाली हमने मान लिया कि हमारी अगले वर्ष इतनी फसल हो जाएगी, हमको इतनी आय हो जाएगी, अगले वर्ष हमारा मकान किराए पे उठ जाएगा, हमें किराए से इतनी आय हो जाएगी, ऐसी संभावना वाली आय को हम आय नहीं मानते। आय वास्तव में उदय होनी चाहिए। कोई प्राप्ति आय है, कोई आय है या नहीं है, यह उसी समय तय हो जाता है जब वह राशि प्राप्त होती है। आय का प्रयोग आय होती है, जबकि आय का मोड़ आय नहीं होती है। आय के प्रयोग में क्या होता है कि जो आय अर्जित की गई है उसका करदाता उपयोग करता है, जबकि आय के मोड़ में क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति को वापस देने के उद्देश्य से आय उसे प्राप्त होती है, जिसे आय का मोड़ कहा जाता है, तो उसे आय नहीं माना जाता है। धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में जब प्राप्तियाँ होती है उन्हें आय माना जाता है। पिन मनी, घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचाई गई राशि आय नहीं होती है। तो आय के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखने के बाद अब हम जो अगला हमारा बिंदु जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त कृषि आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्रीय आयकर से मुक्त है तथा इसे करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कृषि आय से अभिप्राय भारत में स्थित किसी ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। कृषि भूमि पर कृषि करने से अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया के करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त आय को हम कृषि आय मानते हैं। कृषि आय कितने प्रकार की हो सकती है? काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। पहला, भूमि से प्राप्त किराया, कृषि भूमि से प्राप्त किराया। भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय, अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी उस पर करके यदि कोई आय अर्जित की गई है। अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय। किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आय। कृषि के काम आने वाले मकान की आय, यानी कि कृषि भूमि से लगा हुआ यदि मकान है और वो कृषि कार्य के लिए काम आता है तो उसकी आय को भी कृषि आय ही माना जाता है। जिस तरीके से हमने एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ी उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, अंशतः कृषि आय। अंशतः कृषि आय क्या होती है? स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की आय में से वो कृषि अंशतः कृषि आय माना जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने रबर का उत्पादन किया है तो रबर के उत्पादन में उसकी आय का 65% तो कृषि आय माना जाएगा और 35% व्यापारिक आय माना जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन से यदि किसी को आय होती है तो 75% कृषि आय और 25% व्यापारिक आय माना जाता है। इसी तरीके से यदि चाय के उत्पादन से करदाता को आय होती है तो आय का 60% कृषि आय और 40% जो है वो व्यापारिक आय माना जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे
कि वो कौन कौन सी प्राप्तियां हैं जिन्हें कृषि आय नहीं माना जाता है। दिखने में वो कृषि आय की तरह प्रयुक्त प्रतीत होती है हमें, लेकिन उन्हें फिर भी कृषि आय नहीं माना जाता है। तो आप से मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि फिर भी किसी को समझने में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप तुरंत मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल करके या ग्रुप पर अपनी क्वेरी को, अपनी जिज्ञासा को डाल करके उसका समाधान करें, उसे एकत्रित ना करें। धन्यवाद।